हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज़रा बता दीजिएगा, आवाज़ मेरी क्लियर है तो हम लेक्चर स्टार्ट करें। जब तक बाकी मेंबर्स भी आ जाए। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अच्छा जी। तो चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी मेंबर्स आ जाएंगे तो फिर हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे उनको। क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट होता है तो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता। अब देखें, कल जो हमने पढ़ा था लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है, उसके बारे में उसका पार्ट वन हमने किया था। बेसिकली दो लेक्चर्स में हम इसको कवर करने वाले थे, और आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको खत्म करें। अब कल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जो कि कल हमने पढ़ा, ताकि कुछ मेंबर्स हमारे न्यू भी होंगे जिन्होंने आज ज्वाइन किया, जो कल नहीं थे, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखें, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1908 के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली डील करता है सूट्स, एप्लीकेशंस और अपील्स की लिमिटेशंस के बारे में, कि किस किस सूट का कितना टाइम पीरियड होगा, किस एप्लीकेशन का कितना टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम के अंदर अंदर आपने वो चीज़ें फाइल करनी है। तो बेसिकली लिमिटेशन के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट सेक्शंस का है, एक पार्ट आर्टिकल्स का है। सेक्शंस में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि किस तरीके से आप टाइम को एक्सटेंड करवा सकते हो, किस तरीके से आप टाइम को कंडोन करवा सकते हो, किस तरीके से टाइम आप एक्सक्लूड करवा सकते हो। और उसके बाद जो है आर्टिकल्स की जब हम बात करेंगे, तो आर्टिकल्स में ये है कि आर्टिकल्स में एक टाइम प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कि ये सूट का इतना टाइम होगा, इस एप्लीकेशन का इतना टाइम पीरियड होगा, वो सारी चीजें। फिर फर्दर आर्टिकल्स के अंदर जो उसका सेकंड पार्ट है लिमिटेशन एक्ट का, उसके अंदर डिविजन्स की गई हैं, तीन डिविजन बेसिकली की गई हैं। एक तो है सूट्स की डिवीजन, 1 से लेके 149 तक। जो सारे आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली डील करते हैं सूट से रिलेटेड, सारे जितने भी सूट्स हैं उनके बारे में वो उनका टाइम पीरियड बताते हैं कि कितना टाइम है, और वो टाइम पीरियड स्टार्ट कब से होगा वो भी बताते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो फिर अपील्स की बारी आती है, 150 से लेके 157 तक अपील्स के बारे में आर्टिकल्स हैं, उनसे डील करते हैं। फिर आगे ऑनवर्ड जितने भी हैं वो सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है सर। अब उसके बाद हमने सेक्शंस को कवर किया। सेक्शंस में हमने कल सेक्शन 11 तक पढ़ा था। सेक्शंस के अंदर भी इसके 5 पार्ट्स हैं, जो कि हमने दो पार्ट्स किए थे कवर। एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है इसका कंडोनेशन का था, कि अगर आपका सूट जो है वो अगर आप विद इन टाइम फ्रेम नहीं आके फाइल करोगे, या अपील आप विद इन टाइम फ्रेम फाइल नहीं करोगे, या एप्लीकेशन, तो आपका वो सूट, एप्लीकेशन, अपील डिसमिस हो जाएगी। फिर आगे उसमें हमने पढ़ा कि उसमें एक एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 5, कि अगर आप टाइम बार्ड हो चुके हो, अब आप सूट या एप्लीकेशन अपील फाइल नहीं कर सकते, तो आप उसको कंडोन करवा सकते हो। बेसिकली कंडोन का मतलब ये कि आप अपना टाइम जो है उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, सफिशिएंट कॉज देके। आप एक रीजनेबल जो है आप बात बताएंगे, एक रीजन देंगे कि जिसकी वजह से आपने विद इन टाइम जो है आपने सूट फाइल नहीं किया।
कोर्ट सेटिस्फाई अगर हो गई तो आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, आप दोबारा से सूट, एप्लीकेशन, अपील वगैरह फाइल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सूट आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप सूट को भी कंडोन करवा सकते हो, लेकिन अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो जरूर उसके माइंड में ये बात होगी कि जो सेक्शन 5 है वो सूट से डील ही नहीं करता। सेक्शन 5 लिमिटेशन का सिर्फ अपील और एप्लीकेशंस के बारे में बताता है कि अपील आप कंडोन करवा सकते हो, आप एप्लीकेशंस कंडोन करवा सकते हो, सूट कंडोन नहीं करवा सकते। ये थ्योरेटिकल बात है, एग्जाम्स के हवाले से ये बात है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, तो कोर्ट्स में ये सारी चीजें चल रही हैं। कोर्ट्स में सूट्स को भी हम कंडोन करवाते हैं अंडर सेक्शन 5। तो आपको ये प्रोसीजरल एक मैंने बात बताई है। उसके बाद आगे हमने इसमें दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कवर किया कि लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है, और लीगल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस थे, सेक्शन 6, 7 और 8, वो हमने कवर किया। उसके बाद आगे हम चले सेक्शन 9 की तरफ के हमने उसमें ये पढ़ा कि अगर एक दफा आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, अगर जैसे हमने पहले आपको समझाया था कि लीगल डिसेबल जब जब तक आप हैं, जब तक आप माइनर हैं, या जब तक आपको कोई इंसैनिटी है, तो तब तक आपका सूट फाइल करने का, अपील फाइल करने का, एप्लीकेशन मूव करने का टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन वंस अगर आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, तो सेक्शन 9 बेसिकली ये कहता है कि जनरल रूल एक बताता है कि वो आप उसके बाद उस टाइम को रोक नहीं सकते, वो टाइम रुकेगा नहीं। जब एक दफा टाइम आपका स्टार्ट हो गया, लिमिटेशन का काउंट होना, तो वो रुकेगा नहीं। अब इसमें हमने दो चीजें समझी कि टाइम पीरियड आपका स्टार्ट होगा कब। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके फैक्ट्स जो हैं वो हैपेंड हो जाएंगे, जो बात लिखी हुई है वो जब हो जाएगी तो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि अगर फॉर सपोज कि मुझे पैसे जो है किसी से लेने हैं, पैसे उसने मुझे एग्रीमेंट में डेट दी है दिसंबर, अभी जो है दिसंबर 2024, 15 डेट उसने मुझे दी है। अब नवंबर में मुझे वो कहता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, वो मुझे इनकार कर देते हैं, तो क्या मैं नवंबर में जाके सूट फाइल कर सकता हूँ? क्या कॉज ऑफ एक्शन मुझे नवंबर में हो रहा है? क्या मेरा टाइम पीरियड जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो रहा है सूट फाइल करने का, उसके अगेंस्ट में रिकवरी का? तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जो असल फैक्ट्स है जो कि एग्रीमेंट में है वो क्या है कि 15 डेट दिसंबर 15, 2024 को मैं आपको पैसे दूंगा। तब तक मुझे वेट करना है, तब तक मेरा टाइम भी स्टार्ट नहीं होगा। जब 15 दिसंबर गुजर जाएगी, उसके अगर 15 को उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो फिर उसके बाद मेरा टाइम पीरियड उसको सू करने का स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो जितना भी ये 3 साल है, तो वो 16 तारीख, 16 दिसंबर से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और वंस अगर आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया तो वो दोबारा रुकेगा नहीं। ठीक है। लेकिन इसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन आगे 12 से लेके ऑनवर्ड्स तकरीबन 20 तक जो है वो सारे जितने भी सेक्शंस हैं वो उसकी एक्सेप्शंस में आ जाती है। बेसिकली वो सेक्शंस ये कहते हैं कि अगर इन इन सिचुएशंस, ये सिचुएशंस अगर फॉल करती हैं तो आपका टाइम पीरियड रुक जाएगा। अगर एग्जाम्स के हवाले से अगर हम बात करें कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, सेक्शन 9 से रिलेटेड क्वेश्चन करता है कि टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, और वंस वो स्टार्ट हो गया तो उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आप स्टार्ट करेंगे सेक्शन 9 से। आप जनरल रूल बताएंगे कि वंस अगर टाइम स्टार्ट हो गया तो वो रुकता नहीं है। और स्टार्ट कब होता है? जब आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। वो कब होगा? जब आपके फैक्ट्स जो है वो हैपेंड होंगे। ठीक है। अब उसमें फिर आप आगे लिखेंगे कि लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें ये टाइम पीरियड वो स्टॉप हो जाता है। अब आज जो है वो आज हम उन सर्कमस्टांसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या वो सर्कमस्टांसेस हैं, और किस तरीके से टाइम को जो है जो स्टार्ट हो गया है उसको रोका जा सकता है, वो सारी चीजें। ठीक है। तो बेसिकली थर्ड पार्ट जो है सेक्शन का जो पोर्शन है, उसमें से हम थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसको कहते हैं। अब कंप्यूटेशन क्या होता है? कंप्यूटेशन का मतलब है कि काउंट करना कोई चीज। ठीक है। किसी चीज का हिसाब रखना, या किसी चीज को रिकॉर्ड करना। आप किस तरीके से, बेसिकली इस पूरे पार्ट का मकसद ये है कि आप अपने लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड आपका है उसको आप काउंट किस तरीके से करेंगे। बेसिकली आप कैसे देखेंगे कि आज से मेरा, किस दिन से मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और किस दिन पे मेरा टाइम पीरियड जो है कोई भी सूट फाइल करने का, एप्लीकेशन फाइल करने का, वो खत्म हो रहा है। और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं
जिनमें ये टाइम पीरियड रुक भी सकता है, जिनमें टाइम पीरियड एक्सक्लूड भी हो सकता है। तो इस पार्ट 3 में जो है बेसिकली जो मेन सेक्शंस है, मैं आज इस तरीके से करूंगा कि जो मेन मेन क्वेश्चन है, मेन सेक्शन है, उनको हम थोड़ा सा सही से टाइम देंगे, बाकी जो है हम इसमें इतना टाइम वो नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो उस उससे जो डील करता है, वो चार सेक्शंस हैं जो डील करते हैं। सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 16 तक जो है वो कंप्यूटेशन से डील करते हैं। बेसिकली इसमें ये बताते हैं, ये पूरे चार सेक्शन सिर्फ ये बात बताते हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिनमें आपका टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, वो उसमें से निकाल दिया जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जहां तक आपको बात समझ आ गई है तो आगे हम फिर इसमें चलते हैं। अब आगे ऑनवर्ड जो है इंपॉर्टेंट जितने भी सेक्शन है उनको पढ़ते हैं। अच्छा जी देखें, अब पहला सेक्शन है सेक्शन 12 कंप्यूटेशन में। अब सेक्शन 12 बेसिकली क्या कहता है? सेक्शन 12 बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने कोई सूट फाइल किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने कोई सूट फाइल किया हुआ है, अगर आपने कोई अपील फाइल की हुई है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की हुई है, और जिस दिन वो आपने फाइल की, वो केस चला, वो केस डिसाइड हुआ, जिस दिन आपका जजमेंट जजमेंट अनाउंस हुई है, या जिस दिन आपका जो डिक्री है वो पास हुआ है, वो डे जो है वो एक्सक्लूड होगा आपके फर्दर, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, एक सूट है, वो सूट डिसाइड हो गया। सूट डिसाइड होने के बाद जाहिर सी बात है, अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उसके अगेंस्ट में अपील में जाएंगे। अब किसी की 60 दिन होती है, किसी की 30 दिन अपील का टाइम पीरियड होता है। तो वो 30 दिन का जो टाइम पीरियड है वो हम किस दिन से काउंट करेंगे, कि स्टार्ट किस दिन से हो रहा है? समझ रहे मेरी बात में आप क्या समझा रहा हूँ? तो ये स्टार्ट किस दिन से हो रहा है? तो बेसिकली सेक्शन 12 ये कहता है कि जब आप एक सूट आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में डिसाइड हो गया, ठीक है, तो जिस दिन कोर्ट जो है डिक्री अनाउंस करती है या डिक्री प्रोनाउंस करेगी, उस दिन को छोड़ के अगले दिन से आपका टाइम पीरियड अपील का स्टार्ट होगा। 30 दिन का जो टाइम पीरियड है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर फॉर सपोज मान लेते हैं कि अगर मेरे खिलाफ एक जजमेंट जो है मेरे खिलाफ आज पास हुई है, ठीक है, तो अब मैं उसके खिलाफ अपील करूंगा। अपील का टाइम पीरियड मेरा क्या है? वो 30 दिन का टाइम पीरियड है। लेकिन वो 30 दिन शुरू किस दिन से होंगे, कब से शुरू होंगे? तो वो शुरू होंगे जिस दिन जजमेंट अनाउंस हुई है ओपन कोर्ट में, उसके अगले दिन से। मान लो आज डेट है 9 तारीख है, ठीक है, आज मेरे खिलाफ जो है डिग्री पास हुई है, जजमेंट पास हुई है, तो 10 तारीख से मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अपील फाइल करने का। समझ रहे मेरी बात? 10 तारीख से चलेगा आगे 30 दिन, लास्ट डे जो भी होता है कैलकुलेट कैलेंडर के हिसाब से, वो उस दिन आखिरी दिन होगा उसका, जो जिस दिन वो खत्म होगा। तो स्टार्ट किस दिन होगा? जिस दिन जजमेंट अनाउंस हो रही है उसके अगले दिन से। ठीक है, पहली बात ये है। अब इसमें दूसरी बात क्या है? एक तो आपका जिस दिन जजमेंट अनाउंस हुई वो दिन वो दिन काउंट नहीं होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। काउंट कब से होगा आपका टाइम पीरियड 30 दिन का? अगले दिन से होगा जिस दिन जजमेंट हुई उसके अगले दिन से। ठीक है, अब उसके बाद आता है, क्योंकि जो जो प्रैक्टिस में होंगे यहाँ पे, अगर हमारे कोई मेंबर हैं तो वो बात समझ जाएंगे जो मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, जब भी अगर आप एक जजमेंट पास होती है, जजमेंट अनाउंस होती है कोर्ट में, तो आप जब उसको आप अपील में लेके जाते हो, तो उसके लिए आपने पहले एप्लीकेशन लगानी होती है उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर, वो जजमेंट वो जजमेंट या सेंटेंस जो भी है, जहाँ अवार्ड है, वो पास किया है। तो हम उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं सर्टिफाइड की, कि हमें ये जो जजमेंट अनाउंस हुई है इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? तो जिस दिन हम एप्लीकेशन लगाएंगे वो वाली, उस दिन से लेके जिस दिन तक हमें वो एप्लीकेशन, वो जजमेंट की कॉपी रिसीव होती है, बीच वाले ये जो दिन होंगे वो उस टाइम पीरियड से एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो काउंट नहीं होंगे आपके 30 दिन के अंदर अंदर। समझ रहे मेरी बात? देखिए, बात यह है कि फॉर सपोज मेरे अगेंस्ट में एक डिग्री पास हुई है, अब उसको मैंने अपील में लेके जाना है, मेरे पास 30 दिन का टाइम है।
मेरा टाइम शुरू हो रहा है, आज पास हुई है 9 तारीख को, 10 तारीख से मेरा टाइम पीरियड शुरू होगा 30 दिन का। 10 तारीख से शुरू हो गया, बीच में एक्सक्लूड कब होगा, बीच में कौन से दिन इसमें से हम निकाल सकते हैं, वो हम कौन से निकाल सकते हैं, वो जिस दिन हमने एप्लीकेशन दी सर्टिफाइड की, जजमेंट की कॉपी लेने की कोर्ट से, जो ऑर्डर जजमेंट, जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, जजमेंट पास की, उसकी कॉपी लेने के लिए जितना हमें टाइम लगेगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बेसिकली वो काउंट कब से होगा, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी कि सर ये सर्टिफाइड कॉपी मुझे दें इसकी जजमेंट की, उस दिन से लेके जिस दिन मुझे उन्होंने इंटीमेट किया कि आपको इस दिन ये कॉपी मिल जाएगी, तो बीच में जितने वो दिन लगेंगे वो मेरे 30 दिन में से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। फॉर सपोज कि अगर 10 तारीख को, 9 तारीख को मेरे खिलाफ जजमेंट पास हुई है, ठीक है, और 10 तारीख को मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात, सर्टिफाइड की 10 तारीख को एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, तो 10 से उन्होंने कोर्ट में मुझे क्या इंटीमेट किया कि आपको 15 तारीख को आपकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, तो 10 से लेके 15 तारीख, इनके बीच में जो 5 दिन है ये भी मेरे उस 30 दिन से निकाल दिए जाएंगे, ये काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अभी भी वही 30 दिन पड़े हुए हैं अपील फाइल करने के, वो टाइम पीरियड अभी मेरा उसमें से एक्सक्लूड हो गया जो कि मैंने वहां कोर्ट में लगाया है। तो जितनी भी बेसिकली प्रोसीडिंग्स के अंदर, जो लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर मेरा टाइम लगेगा, वो आगे आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, वो आपके उस टाइम पीरियड में काउंट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपको सेक्शन 12 की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब सेक्शन 5 और सेक्शन 12, देखिए मैंने आपको सेक्शन 5 भी पढ़ाया था। सेक्शन 5 में हमने ये पढ़ा था कि कंडोनेशन ऑफ डिले होता है, जिसमें आप टाइम को कंडोन करवाते हो। अब उसमें और इस सेक्शन 12 में डिफरेंस क्या है, बेसिकली देखें मेन डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि कंडोनेशन ऑफ डिले जो है उसमें हम टाइम एक्सटेंड करवाते हैं, हमारा टाइम पीरियड खत्म हो चुका है उसको हम एक्सटेंड करवा रहे हैं कि सर काइंडली हमारा जो जो हमारी निग्लिजेंस थी, जो हमारा टाइम बार्ड सूट है उसको कंडोन करें, और टाइम हमें एक्सटेंड करके दें, हमें टाइम दें कि हम ये सूट दोबारा से फाइल कर सकें। समझ रहे हैं, उसमें हम टाइम एक्सटेंड करवा रहे हैं। उसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रेशनरी पावर होता है कोर्ट के पास, वो अगर चाहे तो वो कंडोन कर सकती है, अगर चाहे तो कंडोन नहीं करेगी। ठीक है सर। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की, तो सेक्शन 12 में ये है कि वो कंडोनेशन ऑफ डिले जो है, जो एक्सक्लूजन है, उसके ऊपर कोर्ट बाउंड होती है। कोर्ट यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं करेगी, कोर्ट को लाजमन एक्सक्लूड करना पड़ता है टाइम जो कि मेरा अपने लीगल प्रोसीडिंग्स में लगा है। कौन सी लीगल प्रोसीडिंग सूट खत्म होने के बाद जो जुडिशियल, जो जजमेंट अनाउंस हुई है, वो वाला दिन मेरा कोर्ट बाउंड है कि उसको एक्सक्लूड करे, मेरे 30 दिन में अंदर वो शामिल ना करे। ठीक है। दूसरा ये, जो कि मैं सर्टिफाइड कॉपी ले रहा हूँ, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो जजमेंट हो, डिक्री हो, कोई भी अवार्ड हो, उसको लेने के लिए जितना भी मेरा टाइम पीरियड लगेगा वो उसमें एक्सक्लूड होगा। तो ये था सेक्शन 12, जो जिसमें कोर्ट बेसिकली बाउंड होती है, लाजमी वो कोर्ट जो है एक्सक्लूड करती है, इसमें कोई भी कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है। तो इसमें हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी कि जिस दिन जजमेंट आएगी उस दिन को छोड़ दो, और जो जितना टाइम आपका सर्टिफाइड कॉपी लेने में लगेगा वो सारे दिन आपके उस दिन 30 दिन में काउंट नहीं होंगे। अब मान लो कि मेरे खिलाफ 9 तारीख को जजमेंट पास हुई है, ऑर्डर पास हुआ है, 10 तारीख को मैंने सर्टिफाइड की एप्लीकेशन नहीं दी, मेरा टाइम कब से स्टार्ट होगा, 10 तारीख से। 10 तारीख से मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, मैं घर पे बैठा हूँ, मैंने कोई सर्टिफाइड कॉपी ने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई है, तो 10 तारीख से स्टार्ट हो गया मेरा दिन। 10 को भी नहीं दी एप्लीकेशन, 12 को भी नहीं दी, 13 को भी नहीं दी, मैंने 14 तारीख को जाके एप्लीकेशन लगाई है। तो जिस दिन मैंने एप्लीकेशन लगाई है उस 14 तारीख से लेके जिस दिन मुझे वो मिलेगी, जो सर्टिफाइड कॉपी है, जो कोर्ट ने मुझे डेट दी है कि आप 18 तारीख को कॉपी जो है अपनी रिसीव कर सकते हो, तो वो 18 तारीख, ये जो बीच में 4 दिन होंगे, ये 4 दिन, ये 4 दिन उस टाइम पीरियड में, उस 30 दिनों में काउंट नहीं होंगे। ये 14 से लेके 18 तक ये 4 दिन स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड स्टॉप होगा।
समझ रहे हैं? बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये था कि इन 4 दिनों में टाइम पीरियड आपका रुक जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। फिर जिस दिन आप वो कॉपी रिसीव करेंगे उस दिन से आपका दोबारा टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेक्शन 13 के अंदर। ठीक है, सेक्शन 13 बेसिकली सिंपल बात है। सेक्शन 13 सिर्फ ये कहता है कि अगर जब आप सूट फाइल करते हो किसी के खिलाफ, जब एप्लीकेशन फाइल करनी है या अपील फाइल करनी है किसी पर्सन के खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ, लेकिन बात ये कि डिफेंडेंट आउट ऑफ कंट्री है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जब तक वो आउट ऑफ कंट्री है, जब तक वो पाकिस्तान से एब्सेंट है, आपका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। अब मान लो कि मेरे खिलाफ, जो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक जजमेंट पास हुई मेरे खिलाफ, मुझे अपील करने का टाइम पीरियड है 30 दिन का। लेकिन मसला ये है कि जिसके खिलाफ मुझे करनी है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री चला गया। तो जितने दिन वो आउट ऑफ कंट्री होगा उतने दिन जो मेरा टाइम पीरियड है लिमिटेशन का वो स्टॉप रहेगा, वो स्टार्ट नहीं होगा। जिस दिन वो आएगा उसके अगले दिन से मेरा टाइम पीरियड दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये सेक्शन 13 था। उसके बाद आगे हम चलते हैं सेक्शन 14 पे। अब सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर आप, ये हमने पहले भी इसको कवर किया है, सेक्शन 5 में हमने इसको थोड़ा सा समझा था कि देखें सेक्शन 5 ये कहता है, मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं, क्या मतलब कि खुद से एब्सेंट हो जाए? सर आपने कहा ना कि डिफेंडेंट एब्सेंस हो जाए, अगर हम वो करवा रहे हैं तो वो टाइम भी एक्सक्लूड होगा। अगर वो किसी बगैर वजह के एब्सेंस हो रहा है, वो चाह रहा है कि टाइम चला जाए, तो उसके लिए कोई लायबिलिटी होगी या उसे उसके रीजन देना पड़ेगा अगेंस्ट कि वो क्यों एब्सेंस हो रहा है? देखें, वो तो सारी चीजें, फिर वो तो सारी चीजें हैं, वो तो एविडेंस की बात है जब वो केस चलेगा। हम यहाँ पे सिर्फ जो बात कर रहे हैं वो लाइबिलिटी वगैरह जितनी भी वो शो करवानी है वो तो आप तब शो करवाएंगे जब सूट फाइल होगा, सूट चलेगा, उसमें आप ये सारी चीजें लेके आएंगे। उसकी जो भी जितनी निग्लिजेंस है आप वो सारी उसमें शो करवाएंगे। लेकिन हम जो अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि आपका टाइम पीरियड किन सिचुएशंस में स्टॉप हो जाएगा, वो आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मेरे पास अपील फाइल करने का, मेरे मेरे पास आपके खिलाफ एक अपील फाइल करने का टाइम पीरियड जो है वो 30 दिन का है। ठीक है, अब कल कल से वो टाइम पीरियड मेरा, मान लीजिए आज से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है 30 दिन के लिए, अगले महीने के 10 तारीख तक वो टाइम पीरियड मेरा खत्म हो जाएगा अगर मैंने इसके दौरान अपील फाइल नहीं की तो। अब मसला ये है कि आप यहाँ कंट्री में नहीं है, आप बाहर चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप बाहर होंगे तब तक मेरा जो टाइम पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। क्योंकि फॉर सपोज अगर ऐसा ना होता तो आप जानबूझ के चले जाते। ठीक है, जानबूझ के आप 30 दिन बाहर चले जाते, मेरा टाइम पीरियड खत्म हो जाता, मेरी रेमेडी खत्म हो जाती, फिर मैं क्या करता? तो इसीलिए लॉ ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आपने करना है वो अगर आउट ऑफ कंट्री है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी कोई इसमें गलती नहीं है। तो आपका जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन का वो हम काउंट नहीं करेंगे, वो स्टॉप ही रहेगा जब तक आपका जो डिफेंडेंट है वो वापस नहीं आता। समझ रहे हैं बात? वो तो सारी बातें जो है वो सारी बातें तो आगे, लाइबिलिटी की बातें तो आगे होगी जब केस फाइल होगा, वो सारी चीजें चलेगी, जब अपील होगी वो सारी चीजें। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे लिमिटेशन की बात कर रहे हैं कि आपकी लिमिटेशन किन सिचुएशंस में काउंट नहीं होगी, वो स्टॉप हो जाएगी। हम बेसिकली हमने जनरल रूल पढ़ा था सेक्शन 9 का, जिसमें कहा था कि टाइम स्टॉप नहीं होगा एक दफा स्टार्ट हो गया तो। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कैसी ऐसी सिचुएशन है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनमें टाइम स्टॉप हो सकता है। सेक्शन 12 में हमने देखा कि अगर हम लीगल प्रोसीडिंग्स में हैं तो टाइम स्टॉप रहेगा। मैं अगर एप्लीकेशन दे रहा हूँ सर्टिफाइड के लिए कि मुझे जजमेंट की कॉपी दो ताकि मैं वो कॉपी लेके जाके अपील फाइल करूँ, तो जब तक वो मुझे कॉपी नहीं मिलेगी तब तक मेरा टाइम पीरियड 30 दिन का स्टार्ट नहीं होगा, वो रुका रहेगा, स्टॉप होगा वो। ठीक है, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा, उसको काउंट नहीं करेंगे। सेम इसी तरीके से सेक्शन 13 ये कहता है कि अगर आपका डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आपने करनी है, अपील करनी है, आपने जो सूट फाइल करना है वो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका टाइम पीरियड वो चलता रहेगा, वो टाइम पीरियड स्टॉप होगा। बीच में वो जितने भी दिन है, अगर फॉर सपोज के मैंने, मेरे पास 30 दिन का तो टाइम है, अब मैं पहले 10 दिन तो ऐसे ही खुद वेस्ट कर देता हूँ, मैं खुद नहीं करता फाइल, वो मेरे 10 दिन काउंट होंगे। उन 10 दिन में आप यहाँ कराची में थे या पाकिस्तान में मौजूद थे, तो वो मेरे 10 दिन काउंट होंगे। लेकिन 10 दिन जो 11वां दिन है उस दिन आप चले गए,
अब आप जब तक नहीं आएंगे तब तक उस 10 दिन से आगे मेरा टाइम काउंट नहीं होगा। 10 दिन के बाद वो रुका रहेगा वहां पे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अभी। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 ये कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन द कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। अब कौन सा टाइम यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है? क्या बोल रहा है कि कौन सा टाइम आपका काउंट हम नहीं करेंगे? वो टाइम वो है कि अगर आपने एक सूट फाइल किया है लेकिन आपने बोनाफाइड मिस्टेक के साथ, वर्ड याद रखिएगा, बोनाफाइड मिस्टेक या ड्यू डिलिजेंस के साथ, आपकी कोई बदनीयती नहीं थी, आपने एक बोनाफाइड मिस्टेक के साथ, आपको पता नहीं था, आपको जुरिस्डिक्शन का पता नहीं था, आपने जाके कोर्ट में सूट फाइल कर लिया और कोर्ट ने भी उसको इंस्टीट्यूट कर दिया, चला दिया। ठीक है। लेकिन बाद में 4 साल बाद, 5 साल बाद ये पता चलता है कि भाई ये तो कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इस केस की, ये तो जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट का केस है। तो फिर आप क्या करेंगे? कोर्ट तो आपको रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पे क्या आपका जो टाइम पीरियड था वो तो गया ना? वैसे तो अगर देखा जाए, अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो वो तो टाइम पीरियड आपका गया। अब तो आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 दिन अभी बचे हैं या आपके पास 15 दिन अभी बचे हैं, ठीक है, आपने जाके सूट फाइल कर दिया। अब मान लो कि आज तारीख है 9 तारीख, 9 अक्टूबर है, ठीक है। तो अगर मेरा टाइम पीरियड सूट फाइल करने का आपके अगेंस्ट में था 20 तारीख तक, मतलब कहने का मकसद है कि मेरे पास 10 दिन है, तो मैं जाके कल जो है आपके खिलाफ सूट फाइल कर देता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझसे बोनाफाइड मिस्टेक क्या होती है कि मैं जाके किसी और जुरिस्डिक्शन में फाइल करता हूँ। ठीक है। कोर्ट को भी पता नहीं चलता है, किसी को सही से डिटरमाइन जुरिस्डिक्शन हुई नहीं। आगे चल के कोर्ट को ये रियलाइज होता है अब मेरे पास टाइम कितना बचा था, बाकी तो सारा मैंने वेस्ट कर दिया था, मेरे पास सिर्फ बचे थे 10 दिन। मैंने 10 दिन, उन 10 दिन में मैंने सूट फाइल कर दिया। ठीक है। जब मैंने सूट फाइल किया, कल जाके मैंने सूट फाइल किया 10 तारीख पे, तो सूट वो इंस्टीट्यूट हो गया। वो 2 साल चला, 3 साल चला। उसके बाद कोर्ट को रियलाइज होता है कि सर हमारे पास तो इसकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है केस की। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कोर्ट रिटर्न करती है कि आप जाके प्रॉपर फोरम पे जाके सूट फाइल करें, मेरे पास इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब क्या होगा इसमें? अब इसमें ये होगा कि मेरे पास तो 10 दिन बचे थे लेकिन यहाँ पे तो मैंने 3 साल तो यही इसी कोर्ट में वेस्ट कर दिए, इसका मतलब ये कि मेरा टाइम पीरियड खत्म हो गया। लेकिन नहीं, सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर आप बोनाफाइड मिस्टेक के साथ किसी और कोर्ट में ड्यू डिलिजेंस के साथ केस प्रोसीड कर रहे थे, आपको भी पता नहीं था कि इसमें तो इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो जब आपको जिस दिन पता चलता है, ठीक है, उस दिन से आपका दोबारा वही पुराना वाला टाइम पीरियड जो आपका जितना बचा था वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास 10 दिन बचे थे, मैंने सूट फाइल कर दिया था, मैंने सूट 10 तारीख को फाइल किया था, 10 अक्टूबर को। ठीक है। तो मेरे पास 10 दिन अभी बचे थे। अब आगे चल के 2 साल बाद हमें पता चलता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वापस जहां जो मेरे 10 दिन बचे थे वहीं से मेरी लिमिटेशन स्टार्ट होगी। ऐसे समझिए कि वापस वही 10 अक्टूबर वाली लिमिटेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली सेक्शन 14 यही कहता है। अच्छा, उसके आगे सेक्शन हम अब पढ़ेंगे 15। अब सेक्शन 15 ये कहता है कि वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सक्लूड होगा आपके लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है, अगर कोई प्रोसीडिंग्स जो हैं वो सस्पेंड हो गई हैं। समझ रहे मेरी बात? तो उसके ऊपर जो आपका टाइम पीरियड है, वो आपका टाइम पीरियड जब तक वो प्रोसीडिंग सस्पेंड रहती हैं तब तक वो टाइम पीरियड आपका काउंट नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल थोड़ा देता हूँ, समझाता हूँ। देखें, अगर फॉर सपोज के मेरे फेवर में एक डिग्री आई है, ठीक है, फैमिली की है, सिविल की है, कोई भी डिग्री ऑर्डर मेरे मेरे फेवर में पास होता है, कोर्ट मुझे ये कहती है, कोर्ट मेरे फेवर में ऑर्डर करती है कि भाई इसको पोजीशन इस फला फ्लैट की या प्लॉट की या कोई भी, इसको पोजीशन ये लेके दे दो। अब मैं क्या करूंगा? मैं उस डिग्री को लेके मैं जाके एग्जीक्यूशन फाइल करूंगा ना, कि भाई ये एग्जीक्यूट करवा के दो, कोर्ट का ये ऑर्डर है कि मुझे ये पोजीशन लेके दो। ठीक है। तो मेरे पास एग्जीक्यूशन फाइल करने का टाइम पीरियड कितना है? वही हम फॉर सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास 30 दिन का टाइम पीरियड है एग्जीक्यूशन फाइल करने का। लेकिन जो अदर साइड है,
जो अदर साइड है जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है, वो क्या करता है, वो वही बात वही डिक्री लेके उसको जाके अपील फाइल करता है। उस डिग्री के अगेंस्ट अपील का ऑप्शन तो है ना लॉ में, तो वो जाके अपील फाइल करता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन फाइल करूंगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। वो गया कल के कल ही गया, उसने सारे काम किए और जाके अपील फाइल कर दी। अब एपलेट कोर्ट से उसने क्या किया, एपलेट कोर्ट से जो हायर फोरम है, वहां अपील के साथ साथ उसने एक स्टे का ऑर्डर ले लिया। उसने एपलेट कोर्ट को रिक्वेस्ट करी कि सर आप जो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, आप जो एग्जीक्यूशन वगैरह है, इसको फिलहाल जो है उस ऑर्डर को स्टे कर दें, उसका जो फंक्शनिंग है उसको आप स्टे कर दें। अगर कोर्ट वो ग्रांट करती है, अगर स्टे ग्रांट हो जाता है, तो जब तक वो, इसका मतलब क्या है, प्रोसीडिंग्स वो सस्पेंड हो गई। तो जब तक वो इंजंक्शन या वो जो स्टे मेरे अगेंस्ट में ग्रांट हुआ हुआ है, तब तक मेरा टाइम पीरियड रुका रहेगा। आगे इसका मतलब ये नहीं है कि कल को वो डिफेंडेंट आके बोले कि भाई तुम्हारा तो जो है 30 दिन का टाइम पीरियड था एग्जीक्यूशन का, वो तो खत्म हो गया, अब तुम फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट मुझे ये नहीं कह सकती। क्योंकि क्योंकि मैं विद इन टाइम हूँ, जितना मेरा टाइम वो गुजर गया है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उस टाइम तक वो प्रोसीडिंग सस्पेंड थी, मेरे अगेंस्ट में स्टे का ऑर्डर था। इसी वजह से आपका यहाँ पे टाइम पीरियड वो 30 दिन का काउंट नहीं होगा, तब तक काउंट नहीं होगा जब तक आपका वो लिमिट, वो जो स्टे का ऑर्डर आपके अगेंस्ट में वो इफेक्टेड है, वो एक्टिव है। समझ रहे मेरी बात। और सपोज आपके पास 30 दिन है, लेकिन आपके अगेंस्ट में स्टे का ऑर्डर आ गया कि आप फिलहाल यही रुक जाए जब तक हम ये अपील डिसाइड कर लें। अगर अपील मेरे फेवर में डिसाइड हो जाती है, तो फिर तो एग्जीक्यूशन हम वहीं से फाइल करेंगे। अगर अपील वो अगर डिफरेंट होती है, तो फिर उसके अलग फिर नतायज होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। बहरहाल कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब तक जब तक स्टे होता है, तब तक मेरा टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा। ये था सेक्शन 15। आपको आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी, चीजें जितना सिंपल हो सकता है उसका उतना मैं इसको कर रहा हूँ। उसके बाद आगे जो है सेक्शन आ जाता है 16। अब सेक्शन 16 क्या है, अब सेक्शन 16 ये है कि फॉर सपोज मैंने एक सूट फाइल किया, सेक्शन 16 ये, ओके। देखिए सेक्शन 16 अब ये कहता है कि अगर मैंने एक सूट फाइल किया, ठीक है, वो सूट जो है वो आपके फेवर में डिसाइड हो गया, डिक्री आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि उस डिक्री के खिलाफ जो है, मैं उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता हूँ। 12(2) की एक एप्लीकेशन होती है कि सर ये जो डिक्री पास हुई है, ये जो डिक्री आपने मतलब जो जिसके फेवर में जो डिक्री होल्डर है, जिसके फेवर में आपने डिग्री पास की, इसने फ्रॉडुलेंटली जो है ये डिग्री ली है, मतलब उसने कुछ फैक्ट्स या तो कंसील किए हैं, या उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, इस तरीके से आपको कोर्ट को वो जो है उसने मिस गाइड करके ये डिग्री अपने फेवर में ली है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लगती है, ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 16 ये कहता है कि जब तक वो एप्लीकेशन अगर कोई दे रहा है, जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती, तब तक आप जैसे सेम वही सेक्शन सेक्शन 15 की तरह है कि जब तक मेरे अगेंस्ट में स्टे का ऑर्डर है, तब तक मैं एग्जीक्यूशन में नहीं जा सकता। सेम सेक्शन 16 इसी तरीके से कहता है कि जब तक अगर कोई बंदा आपके अगेंस्ट में वो डिग्री सेटिस्फाइड करवाना चाहता है, अगर मेरे फेवर में एक डिग्री आई है, ठीक है, अगर मेरे फेवर में एक डिग्री आई है, आप उठ के उसको सेटिस्फाइड करवाना चाह रहे हो, उसके लिए आपने एप्लीकेशन लगा दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं तो एग्जीक्यूशन में जाऊंगा ना, उसको उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाऊंगा। अगर कोर्ट बोले कि भाई इसको पोजीशन लेके दो, तो मैं तो जाके उस कोर्ट से एग्जीक्यूशन मांगूंगा ना कि सर इसको एग्जीक्यूट करें, मुझे पोजीशन लेके दें, इस बंदे दें। बीच में आप क्या करते हैं, बीच में आप जाके उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देते हैं कि सर ये जो डिग्री पास हुई उसको सेट असाइड करें ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, या कोई भी और चीज आप लेके बैठ गए कि सर इसको सेट असाइड करें, ये मसले हैं। तो लॉ ये कहता है, सेक्शन 16 ये कहता है कि जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती है, जब तक वो सेट असाइड की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती है, तब तक आपका टाइम पीरियड जो है वो काउंट नहीं होगा। मेरे पास टाइम पीरियड एग्जीक्यूशन का कितना था, 30 दिन का एग्जीक्यूशन का टाइम था, मैं 30 दिन के अंदर अंदर वो फाइल कर सकता था। लेकिन बीच में आपने क्या किया, वो सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा दी, तो अब मेरे 30 दिन वहीं के वहीं सेव हो गए। जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड हो जाएगी, तब तक मेरा टाइम पीरियड
काउंट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि मैंने आज मेरे फेवर में डिक्री हुई है, जो कि मैंने आपको सेक्शन 12 में बताया था। काउंट कब होगा मेरा टाइम? काउंट होगा अगले दिन से। आज मेरे फेवर में एक डिक्री पास हुई है, तो मेरा टाइम 30 दिन का होगा, 10 तारीख से काउंट होगा। अब 10 तारीख को भी मैंने एग्जीक्यूशन फाइल नहीं की, 11 को भी नहीं की, 12 को भी नहीं की, 15 तारीख तक मैंने एग्जीक्यूशन फाइल नहीं की, और ना ही आपने कोई सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाई है। तो ये तो 5 दिन मेरे काउंट होने हैं। 30 दिन में से ये 5 दिन मेरे निकल जाएंगे, बाकी मेरे पास कितने बचे? 25 दिन बचे एग्जीक्यूशन फाइल करने के लिए। अब 15 तारीख को आप आ जाते हैं और आपने सेट असाइड की एप्लीकेशन लगा दी। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई, उस दिन से मेरा टाइम पीरियड काउंट होना रुक जाएगा। 15 से मेरा टाइम पीरियड रुक गया। अब डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कितना लंबा चलती है। तब तक मेरा टाइम पीरियड जो है वो वहीं के वहीं रुका रहेगा, और रुका रहेगा। 5 दिन से आगे वो काउंट नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? सेक्शन 16 तक हमने इसको पढ़ लिया। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 सेक्शन है इस पार्ट में, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 16 तक, बेसिकली ये चारों सेक्शन ये बताते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में आपका टाइम पीरियड जो है वो काउंट नहीं होता है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे चलें। ओके। अच्छा, देखिए जी, अब सेक्शन आता है 17, जो कि हमने पहले ही ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी। कल 17 के बारे में हमने कहाँ पे बात की थी इसकी? हमने इसकी बात की थी सेक्शन 6 के अंदर, लीगल डिसेबिलिटी के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा था। बेसिकली हमने लीगल डिसेबिलिटी में क्या पढ़ा था? हमने उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई लीगली डिसेबल पर्सन है, लीगली डिसेबल कैसे हो सकता है? या तो वो माइनर हो, उसको हम लीगल डिसेबल बोलेंगे, या तो वो बंदा इंसेन हो, या वो इडियट हो। ये तीन लोग जो हैं, इन तीनों को हम लीगल डिसेबल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि इन तीनों के खिलाफ टाइम पीरियड जो है स्टार्ट नहीं होता है जब तक वो उनकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती है। हमने सेक्शन 17, और यही बात सेक्शन 6 में भी लिखी हुई है, जो कि मैंने कल भी आपको समझाई थी। इसमें इतना मतलब टाइम देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसमें कहने का मकसद ये है कि सेक्शन 17 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू सू अक्रूज। वही बात है कि अगर एक बंदा है, वो बंदा इंसेन है, ठीक है, अब सूट वो तब तक फाइल नहीं करेगा जब तक उसकी इंसैनिटी खत्म नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात? अब क्या होगा कि अगर उस इंसैनिटी के ड्यूरिंग वो बंदा मर जाता है, तो फिर भी उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। टाइम पीरियड उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन वो सारी चीजें उससे ट्रांसफर होकर उसके लीगल हेड्स के पास चली जाएगी। तो सेक्शन 17 भी सिंपल यही बात कह रहा है कि अगर कोई बंदा जो है, उसका टाइम पीरियड अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, वो लीगल डिसेबल था, या कोई और चीज थी, वो इंसेन था, या वो माइनर था। क्योंकि माइनर कब वो उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी? उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होगी जब वो 18 साल का हो जाएगा। मान लो एक बच्चा है, वो 17 साल का है, ठीक है, अब उसको एक सूट फाइल करना है, वो अभी तो फाइल नहीं कर सकता, ना ही उसका टाइम पीरियड अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि लीगल डिसेबिलिटी की वजह से। उसका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होगा? जब वो 18 साल का होगा। लेकिन 18 साल का होने से पहले पहले वो बंदा मर जाता है, तो वो टाइम पीरियड स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर एक इंसेन बंदा है, ठीक है, अब इंसेन बंदा, उसके उसका भी टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो उसकी इंसैनिटी खत्म नहीं होती। लेकिन उसकी इंसैनिटी खत्म होने से पहले वो बंदा मर जाता है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो तब स्टार्ट होगा जब वो सारी चीजें उसके लीगल एड्स के पास ट्रांसफर हो जाएगी। जब फिर वो लीगल एड्स जो है, जिस दिन वो बंदा मर गया उस दिन से लीगल एड्स के लिए उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, वो सूट फाइल करने का, और वो जितना भी उसकी रेमेडीज क्लेम करनी है, वो सारा टाइम पीरियड उसका उस दिन से स्टार्ट होगा, जब वो सारी चीजें उसके लीगल एड्स के पास चली जाएंगी। अच्छा, सेक्शन 18 है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि क्या फ्रॉड के ऊपर लिमिटेशन अप्लाई करती है, या वॉइड ऑर्डर्स जो हैं उनके ऊपर लिमिटेशन अप्लाई करती है। लेट सपोज कि कोई कोर्ट है, ठीक है, अगर किसी कोर्ट ने मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया है, जो कि एक्सेस ऑफ पावर में किया है, कोर्ट के पास वो पावर ही नहीं था, लेकिन कोर्ट ने वो पावर यूज कर दिया, या कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन थी, अटर लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन में कोर्ट ने वो ऑर्डर मेरे खिलाफ पास कर दिया। समझ रहे हैं?
तो यहाँ पे क्या उस ऑर्डर के खिलाफ लिमिटेशन रन करेगी? मैं उस ऑर्डर को अगर कहीं पे मैं लेके जाता हूँ हायर फोरम पे, तो क्या उसके लिए कोई लिमिटेशन होगी? तो यहाँ पे सिंपल जवाब ये है कि वॉइड ऑर्डर के खिलाफ अगर आपसे कोई भी कभी भी किसी भी पेपर में पूछे, किसी एग्जाम्स में पूछे, किसी आपको वन पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वॉइड ऑर्डर्स के खिलाफ लिमिटेशन अप्लाई करती है, तो यहाँ पे सिंपल जवाब है कि नहीं करती। लेकिन अगर कोई इरोनियस ऑर्डर है, कहने का मकसद ये है कि कोर्ट के पास पावर है, वो ऑर्डर वो पास कर सकती है, लेकिन उसमें कोई स्लाइड कोई उससे गलती हो गई है, पावर था उसके पास, एक्सेसिव पावर नहीं यूज किया, अटर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं थी, बिल्कुल वो विद इन जुरिस्डिक्शन था कोर्ट, लेकिन उसने कोई इरोनियस ऑर्डर पास कर दिया, तो इरोनियस ऑर्डर के ऊपर जो है लिमिटेशन रन करती है, वॉइड ऑर्डर के ऊपर रन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है फ्रॉड के ऊपर। तो आपको मैं इफेक्ट ऑफ फ्रॉड के ऊपर बात यह है कि अगर कोई तीन तरीकों से फ्रॉड हो सकता है। बेसिकली पहले तो हम देखेंगे कि फ्रॉड होता क्या है, ठीक है। फ्रॉड का मतलब होता है कि आप कोर्ट से या उस पार्टी से किसी भी किस्म की कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप कोर्ट से कोई चीज छुपा रहे हो, कोई चीज छुपा के अपने फेवर में आपने डिसीजन ले लिया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को कंसील करके कोई ऑर्डर अपने फेवर में ले लिया, या आपने डॉक्यूमेंट्स मुझसे, जो जिसने सूट फाइल किया है पार्टी से आपने कंसील किया, आपने फैक्ट्स कंसील किए, और उसके बेसिस पे आपने ऑर्डर अपने फेवर में लिया है, तो वो फ्रॉडुलेंट ऑर्डर है। तो उस फ्रॉडुलेंट के ऑर्डर के ऊपर लिमिटेशन जो है वो इफेक्ट नहीं करती है, फ्रॉडुलेंट ऑर्डर के ऊपर लिमिटेशन अप्लाई नहीं करती है। अब फ्रॉड में यहाँ पे सेक्शन 18 क्या बोल रहा है बेसिकली, हम उस पे फोकस करते हैं। ये तो मैंने आपको एक जनरल बात बताई कि वाइड वॉइड जो ऑर्डर्स होते हैं उनके खिलाफ लिमिटेशन रन नहीं करती, फ्रॉडुलेंट जितने ऑर्डर्स होते हैं उनके खिलाफ लिमिटेशन रन नहीं करती, ठीक है। लेकिन एरोनियस जो ऑर्डर होते हैं, रॉन्ग जो ऑर्डर्स होते हैं, उनके खिलाफ करती है। अब सेक्शन 18 का जो है, सेक्शन 18 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई बंदा जो है वो ये करता है कि आपका जो राइट टू सू है या राइट टू पार्टिसिपेट इन लीगल प्रोसीडिंग, उसको कंसील कर रहा है, कंसील कर रहा है, उसको कंसील किया, आपको पता ही नहीं था, एक चीज ये, वो फ्रॉड में आता है। अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट कंसील कर रहा है आपसे, वो फ्रॉड में आता है। टाइटल डिफेक्टिव है किसी बंदे का, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। अब ये तीनों चीजों को मैं अलग अलग करके एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्शन 17 में जो तीन चीजें दी गई हैं, तीन किस्म के फ्रॉड बताए गए हैं। वो फ्रॉड पहला क्या है? पहला फ्रॉड है राइट टू सू का फ्रॉड किया है मेरे साथ किसी ने। फॉर सपोज कि मेरे खिलाफ कोई अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहा है, मेरे खिलाफ किसी ने कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, मुझे नोटिस ही नहीं करवाया उसने, क्योंकि बाज दफा कोर्ट्स में प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रोसीजर में आप कोर्ट्स में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बाज दफा अगर आपकी कोर्ट में सेटिंग है तो आप इस हद तक भी जा सकते हो कि, क्योंकि अमूमन रूल क्या है, रूल ये है कि अगर मैं सूट फाइल कर रहा हूँ तो जिसके अगेंस्ट में फाइल किया है, उसको नोटिस जाएगा, उसको बाकायदगी से समन होंगे, हर चीज का उसको जाएगा कि भाई आपके खिलाफ ये सूट फाइल हुआ है, आप इस तरीके से आए और वो सारी चीजें आप अपनी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करें। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइट टू सू जो उसका है वो कंसील करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सूट फाइल कर दिया एक बंदे के खिलाफ, मैंने उसको नोटिस नहीं करवाया है, मैंने किसी तरीके से कोर्ट में ये शो कर दिया कि हमने अपनी तरीके से जो है नोटिस जो है वो उनको नोटिस भिजवा दिए, अदर साइड को हमने समन उनको भिजवा दिए, समन सर्व हो गए। अब ये बात मैंने किसी तरीके से कोर्ट में कर दी और कोर्ट ने उस चीज को मान भी लिया, ठीक है। अब क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है, मेरे खिलाफ केस चल रहा है, केस चल रहा है, केस चल रहा है, केस डिसाइड हो गया, एक्स पार्टी डिसाइड हो गया, डिग्री पास हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि डिग्री पास होने के बाद मेरा अपील फाइल करने का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। जब वो सारी चीजें जब वो बंदा डिग्री को लेके और एग्जीक्यूशन में जाता है, जब मेरे घर पे पुलिस आती है, बोलती है कि जगह खाली करो, ये जगह डिग्री पास हुई है और ये जगह हमने इसको देनी है लेके, तब जाके मुझे पता चलता है कि मेरे खिलाफ तो लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही थी और ये सारी चीजें डिसाइड हुई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो
जिस दिन, बेसिकली कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जिस दिन आपको उस फ्रॉड का पता चलेगा, उस दिन से आपकी टाइम पीरियड, आपकी लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा। इसको सिंपल सिर्फ इतना करते हैं कि अगर आपसे कोई फ्रॉड कर रहा है तो तब तक आपका टाइम पीरियड उस सूट को फाइल करने का, उन सब चीजों को फाइल करने का नहीं होगा, जब तक आपको उस फ्रॉड की नॉलेज नहीं होती। जिस दिन आपको फ्रॉड की नॉलेज हुई, उस दिन से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? फॉर सपोज कि एक बंदा है, अब प्रोसीजर क्या होता है, अगर मैं सूट फाइल कर रहा हूँ, अदर साइड को मैंने सम्मान करवाया ही नहीं है, वो आया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है बेचारे को, और सूट जो है मैंने वन साइडेड अपने फेवर में डिसाइड कर दिया, तो उसके खिलाफ जो है एक्स पार्टी में हम जाते हैं, एक्स पार्टी को सेट असाइड करवाने जाते हैं, तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। अब वो टाइम भी गुजर गया, उसको खत्म करवाने का, एक्स पार्टी जो आपके खिलाफ हुई है उसको सेट असाइड करने का टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि आपका वो टाइम पीरियड दोबारा स्टार्ट हो सकता है। कब स्टार्ट होगा? जिस दिन आपको फ्रॉड का पता चला। आपको किस दिन पता चला? जिस दिन आपके घर पे पुलिस आई कि भाई ये जगह खाली करनी है हमने एग्जीक्यूशन पे, उस दिन आपको पता चला कि ये तो सारा सीन ऐसे हुआ है। तो आपका टाइम पीरियड जो सेट असाइड उसको करवाने का है, उसको जो पूरा जो डिक्री है, वो उस दिन से शुरू होगा। एक बात आपको समझ आ गई, एक फ्रॉड आपको समझ आ गया। दूसरा फ्रॉड क्या है? कंसीलमेंट, कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को छुपाना। बेसिकली जो इसका सिंपल मतलब है, अगर फॉर सपोज मैं सूट फाइल कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो सूट जो है मेरे पास, अगर मेरे पास जो डॉक्यूमेंट मुझसे छुपाया गया है, अगर वो डॉक्यूमेंट मेरी पोजीशन में होता, मेरे पास होता, ठीक है, तो शायद मैं केस जीत जाता। वो अदर साइड के पास था, डिफेंडेंट के पास था, या उसके किसी और जानने वाले के पास था, जानबूझ के मुझसे वो छुपाया गया, मुझसे कहा गया कि मेरे पास नहीं है, या इस तरीके से फ्रॉडुलेंटली मुझसे छुपाया गया, वो चीज छुपाई गई। अगर वो मेरे पास, मान लीजिए कि वो मेरे पास एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ए सूट, अगर वो मेरे पास होता तो शायद मैं केस जीत जाता। मैंने एक सूट फाइल किया बगैर उन डॉक्यूमेंट्स के जो कि मुझसे छुपाए गए हैं, मेरे सूट मेरा डिसमिस हो गया, या मेरे खिलाफ डिक्री हो गई, वो ऑर्डर मेरे फेवर में नहीं हुआ। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होते तो शायद वो चीज मेरे फेवर में आती, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे क्या है, जिस दिन, जिस दिन आपको पता चलता है कि ये जो फ्रॉडुलेंटली इन्होंने मुझसे कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की है, जिस दिन आपको उस फ्रॉड की नॉलेज होगी, तो आपका दोबारा से फ्रेश टाइम पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन आपको उस फ्रॉड की नॉलेज हुई है। दोबारा वो डॉक्यूमेंट आप पकड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट लेके आप दोबारा से वो सूट फाइल कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? अब यहाँ पे इसमें दो फ्रॉड हमने समझ लिए। इसमें आगे फिर जो तीसरा फ्रॉड है वो है टाइटलमेंट, टाइटल डिफेक्टिव है। अब मान लीजिए कि मैं अगर किसी से जमीन ले रहा हूँ, ठीक है, जमीन लेने के 15 साल बाद मुझे पता चलता है कि ये जमीन तो, इसका जो टाइटल है ये तो डिफेक्टेड है, इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है। अब जिससे मैंने लिया था उसने मुझसे ये बात छुपा के रखी, उसने मुझे बताया नहीं, तो उसके खिलाफ जो सूट फाइल करने का मेरा टाइम पीरियड होगा, वो कब स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा जिस दिन मुझे उस चीज की नॉलेज हुई थी। देखें, कोर्ट इसमें ये नहीं कह सकती कि जब आपने खरीदा तो तब आपको पता नहीं था कि टाइटल डॉक्यूमेंट जो है डिफेक्टिव है, ठीक है, तब आपने सूट क्यों नहीं फाइल किया। तो यहाँ पे बेसिकली अगर फ्रॉडुलेंटली आपसे कोई टाइटल डिफेक्टिव के बारे में अगर कोई कंसीलमेंट कर रहा है, तो जिस दिन आपको नॉलेज होगी उस दिन से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो बेसिक थीम इस सेक्शन का क्या था, सेक्शन 18 का, कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड में कब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा? तब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा जब आपको उस फ्रॉड की नॉलेज होगी। अब इसमें तीन किस्म के फ्रॉड बताए गए हैं। एक तो है कि आपसे कोई जो है राइट टू सू का फ्रॉड करे, आपसे कोई कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का फ्रॉड करे, आपसे कोई टाइटल डिफेक्टिव का फ्रॉड करे। उसके बाद आगे जो है सेक्शन 19 है। एग्जाम्स के हवाले से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 19 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अब इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। देखिए, ये कहता है बेसिकली, इस सेक्शन का मकसद ये है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, कि वेयर
बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सूट, अगर एक सूट का टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है उसके एक्सपायर होने से पहले, फॉर सपोज के एक सूट है जिसका टाइम पीरियड था 3 साल का उसको फाइल करने का, लेकिन वो जो है उसको अभी वो एक्सपायर हो नहीं अभी वो एक्सपायर हुआ नहीं है, 2 साल गुजर गए लेकिन अभी भी मेरे पास एक साल पड़ा हुआ है, ठीक है। और एक एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट एन एक्नॉलेजमेंट, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property और राइट इज क्लेम्ड, तो क्या होगा। यहां तक बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं फिर आगे बताता हूँ। देखिए ये कहता है कि अगर आपने कोई सूट फाइल करना है, ठीक है, अगर आपने कोई जो है एप्लीकेशन फाइल करनी है, वो टाइम पीरियड अभी आपका एक्सपायर हुआ नहीं है, आपका टाइम पीरियड था सूट फाइल करने का 3 साल, 2 साल, 2 साल आपने वेस्ट कर दिया, आप घर पे बैठे रहे, आपने सूट फाइल नहीं किया, लेकिन अभी भी आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड है। आप क्या करते हैं, उस 1 साल में जो डिफेंडेंट, जो एग्रीव्ड पार्टी, जो अगला बंदा है जिसके खिलाफ आपने सूट फाइल करना है, वो आपसे एक्नॉलेजमेंट करता है इन राइटिंग कि हाँ भाई तुम्हारे ये इतने पैसे मेरे पास हैं, ये मैं तुम्हें दूंगा। समझ रहे मेरी बात, इन राइटिंग साइन करके आपको एक्नॉलेज करता है कि यार हाँ वाकई तुम फिलहाल अभी ये सूट फाइल नहीं करो मेरे खिलाफ, मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। अगर मान लो मैं, मुझे पैसे आपसे क्लेम करने हैं, 2 लाख रुपए मेरे आपकी तरफ है, ठीक है, मुझे वो आपसे लेने, अब 3 साल के अंदर अंदर मैं आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकता हूँ। 2 साल तो मैंने सूट फाइल नहीं किया, मैं आपसे मांगता रहा यार दे दो दे दो, इस चक्कर में मेरे 2 साल निकल गए, अब बचा आखिरी साल। अब मैंने आपको कहा कि मुझे दे रहे हो पैसे तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो मैं आपके खिलाफ जाके सूट फाइल कर रहा हूँ। तो आपने मुझे कहा कि यार आप इस तरीके से करें कि आपको मैं रिटर्न में एक एक्नॉलेजमेंट देता हूँ, रिटर्न में मैं आपको लिख के देता हूँ कि मतलब आप जो है कोई भी अगला टाइम हम रख देते हैं कि इस टाइम में या इस दौरान जो है मैं आपको ये पैसे आपके लौटा दूंगा, आप मेरे खिलाफ सूट वूट फाइल ना करें, सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं जो है आपको ये पैसे इतने टाइम में दे दूंगा। अब ये सारी चीजें हमने एक्नॉलेजमेंट कर दी, हमने एक एक्नॉलेजमेंट लेटर बना दिया, हमने उस पर साइन कर दिया, और हमने मतलब जिससे मैंने पैसे लेने हैं मतलब आपने, ठीक है, अब आपने वो सारी चीजें एक्नॉलेज की कि हाँ यार मुझे, मैंने इससे 2 लाख रुपए लिए थे और ये पैसे मैंने इस तरीके से इसको वापस करने थे, लेकिन मैंने वापस नहीं किए, लेकिन अब मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ या मैं मान रहा हूँ या मैं ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं आगे चल के इसको इस डेट पे या इस मंथ में या इस साल में इसको ये पैसे वापस कर दूंगा। तो जिस दिन, अब मेरा टाइम पीरियड कितना था बचा, मैंने आपको बताया था 1 साल, ठीक है, अब वो 1 साल को आप छोड़ दें, वो खत्म हो गया, उसको आप साइड पे कर दें। अब नई बात आ गई, अब नई बात क्या आ गई कि जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट हुई है, समझ रहे मेरी बात, जिस दिन एक्नॉलेजमेंट हुई है उस दिन से दोबारा, जिस दिन उसने एक्नॉलेजमेंट पे साइन किए उस दिन से दोबारा मेरा फ्रेश टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। समझ गए बात। तो बेसिकली यहाँ इसमें दो चीजें, मेन चीजें दो याद करने की है और समझने की है, वो ये है कि एक तो आपकी एक्नॉलेजमेंट आप कर कब सकते हैं, आप एक्नॉलेजमेंट तब करेंगे जब आपका अभी टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर आपके 3 साल खत्म हो गए उसके बाद जाके आप एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 19 क्या बोल रहा है कि एक्नॉलेजमेंट आप कब करेंगे, जब आपका टाइम पीरियड अभी आपके पास है, टाइम पीरियड आपका एक्सपायर नहीं हुआ है पूरा, उससे पहले पहले अगर आप कोई नई एक्नॉलेजमेंट बना रहे, बेसिकली एग्रीमेंट समझ लो कि आप कोई नई एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें वो पार्टी जिससे आपने पैसे लेने वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ भाई मैं आपको पैसे दूंगा, तो आपका नया टाइम पीरियड फ्रेश, फ्रेश जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन उसने एक्नॉलेज किया है, जिस दिन उसने एक्नॉलेजमेंट के ऊपर साइन किया है। तो ये था सेक्शन 19 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको लाजमी आप दोबारा से एक दफा खुद से पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें ये सेक्शन जो है बाकी 20, 21, 22
ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम भी हमारा आपको हो रहा है, तो हम जो है मेन इंपॉर्टेंस की तरफ, मेन सेक्शंस की तरफ जाते हैं। मेन सेक्शन अब इसमें बाकी एक ही बचा है, ठीक है। एक सेक्शन 25 है। सेक्शन 25 बेसिकली ये कहता है कि आप जितना भी टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, वो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करोगे। जो टाइम उसमें जो डेट्स हैं वो सारी चीजें आप उस कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। उसके बाद इसका जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 बेसिकली ये कहता है कि एग्जीक्यूशन एक्यूजेशन ऑफ राइट ऑफ ईजमेंट। अब मुझे नहीं पता आप में से किसी को पता है ईजमेंट के बारे में कि नहीं पता। अगर किसी को आइडिया है ईजमेंट के बारे में तो बताएं। नेमतुल्ला, यार नेमतुल्ला देखें, राइट ऑफ वे तो उसके अंदर एक राइट है। उसमें ईजमेंट में बेसिकली 4 राइट्स आते हैं। ईजमेंट बेसिकली ये है कि आप, ईजमेंट लॉ ये कहता है कि एक बंदा जो है, दूसरा दूसरा जो बंदा है उसकी उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट कर सकता है। अगर मान लो जैसे अक्सर इंटीरियर सिंध में गांव की तरफ इस तरीके से होता है कि दो घर एक साथ होते हैं, बीच में रास्ता होता है, ठीक है, या दो जमीनें एक साथ होती हैं, तो बीच में एक रास्ता होता है। एक जमीन ए की है, एक जमीन बी की है, तो बी को जाने के लिए ए की जमीन से गुजरना पड़ता है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, जो बी है वो ए की प्रॉपर्टी के ऊपर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर रहा है। अब ये जो वो राइट यूज कर रहा है, ये राइट ऑफ वे तो है, लेकिन ये हमें कौन दे रहा है, ये ये देता है हमें लॉ ऑफ ईजमेंट। अब इसमें टोटल 4 राइट्स आ जाते हैं, 4 5 राइट्स आ जाते हैं। राइट ऑफ वे भी है, राइट ऑफ लाइट भी है, सनलाइट जो होती है, राइट ऑफ एयर भी है, राइट ऑफ वाटर भी है। जैसे आपने अक्सर इंटीरियर से में देखा होगा, गांव की तरफ देखा होगा कि बहुत सारी जमीनें होती है, बीच में से रास्ता बना हुआ होता है जहां से पानी गुजर रहा होता है। आपकी जमीन से पानी निकलता हुआ आता है, मेरी तरफ आता है। अगर आप बीच में बंद कर दो तो मेरी तरफ वो पानी नहीं आएगा। तो बेसिकली आपकी जमीन को मैं बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जमीन से मैं क्या कर रहा हूँ, वो पानी मेरी तरफ आ रहा है, राइट ऑफ, ये राइट ऑफ वाटर जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली इंजॉयमेंट है, ठीक है। ये ईजमेंट में ये लॉ ऑफ ईजमेंट हमें ये राइट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये है कि अक्यूजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, ठीक है। सेक्शन 26 लिमिटेशन का बेसिकली ये कहता है, अगर आप सेक्शन 26 इसका पढ़ेंगे और सेक्शन 15 लिमिटेशन ईजमेंट एक्ट का पढ़ेंगे, तो दोनों सेक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से सेम सेक्शंस है। अब इसमें उस राइट का, जो ईजमेंट का राइट है, उसकी लिमिटेशन के बारे में बता रहा है कि उसकी लिमिटेशन क्या होगी। यार नेमतुल्ला, इसमें देखें आपने लिखा है कि लिविंग इन समवन प्रॉपर्टी। आपकी लिविंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पे ईजमेंट में सिर्फ 4 राइट्स हैं। आपको वो समझना पड़ेगा कि देखिए सिर्फ 4 राइट्स इसमें होते हैं। एक होता है राइट ऑफ वे होता है, एक होता है राइट ऑफ लाइट, एक होता है राइट ऑफ एयर, एक होता है राइट ऑफ वाटर। ये चारों चीजें आप किसी और की प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं। अगर देखिए इंटीरियर सिंध में मैं आपको बताऊं कि जमीनों के ऊपर कोई और ऑप्शन नहीं होता, मेरे पास रास्ता नहीं है। एक जमीन मेरी है, एक जमीन ए की है, एक जमीन बी की है। अब जो पानी का रास्ता है वो बी की जमीन से आता है। अगर बीच में वो मना कर देता है तो मेरे पास पानी नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात। तो जो उसकी जमीन से मेरे पास पानी आता है, जहाँ उसकी जमीन से जो मैंने रास्ता अपनी जमीन के लिए बनाया हुआ है, वो राइट ऑफ ईजमेंट का है। राइट ऑफ वे बेसिकली राइट ऑफ ईजमेंट में आता है, ठीक है। ये 4 राइट्स है सिर्फ ईजमेंट के। तो अब यहाँ पे सेक्शन 26 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्यों दिया गया है, यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि मैंने जो आपको अभी 4 राइट्स बताए ना, ये कहता है सेक्शन 26
कि अगर ये राइट जो है, चार जो है, इनमें से कोई भी एक राइट आपके पास है, मान लो आपके पास राइट ऑफ वे है जो कि आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप एक ही जमीन से आते हो, आप आपकी जमीन है, आप एक ही जमीन से गुजर के आते हो, वो जो है राइट ऑफ वे यूज कर रहे हो। अब ये सेक्शन यहाँ पे ये कहता है कि अगर ये राइट आपने पीसफुली 20 साल तक विदाउट एनी इंटरप्शन यूज किया, तो ये राइट जो है, राइट ऑफ वे का राइट जो है, ये आपको अक्वायर हो जाएगा। इस राइट की आपको ओनरशिप मिल जाएगी। अब ओनरशिप का ये मकसद नहीं है कि आप वो जमीन का टुकड़ा बेच सकते हो, उसको कुछ भी कर सकते हो, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, नहीं। आपने सिर्फ उस राइट के वे, जो आपका वो वे है, जो पाथ है, उसके ऊपर आपने राइट ऑफ, सिर्फ आपका जो राइट है, राइट ऑफ वे, उस अकॉर्डिंग आप उसके मालिक बन जाओगे। यहां तक बात समझ आ रही मेरी? अगर मैं किसी जमीन, किसी और की जमीन से राइट ऑफ वे यूज कर रहा हूं अपनी जमीन के लिए, ठीक है, अगर तो मैं राइट ऑफ वे वो जो है 20 साल के लिए पीसफुली विदाउट एनी इंटरप्शन यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो वो मेरा राइट, वो राइट अक्वायर कर लूंगा मैं, वो एज ए ऑनर बन जाऊंगा मैं उसके खिलाफ। फिर अगर वो, फिर 20 साल के बाद अगर मैंने पीसफुली यूज किया, उसके बाद अगर वो मालिक जो है, जो असल जमीन का मालिक है, वो मेरा रास्ता बंद करता है, या वो मुझे उस रास्ते से गुजरने नहीं देता, तो उसके खिलाफ मैं सू कर सकता हूँ। तो उसके खिलाफ मैं केस कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, किस बेसिस पे कर सकता हूँ? इसी बेसिस पे कर सकता हूँ कि मुझे जो है ये राइट जो है अक्वायर करवाया गया है लॉ ऑफ ईजमेंट के थ्रू, कि अब आप उसके मालिक हैं, उस राइट ऑफ वे के आप मालिक हैं, आपसे वो कोई छीन नहीं ले सकता। लेकिन आपने सिर्फ उसको उसी पर्पस के लिए यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप उस जगह के ऊपर कोई कोई चीज बना दो या उसको उठा दो और बेच दो और जो कर दो, वो नहीं, सिर्फ उसी पर्पस के लिए आप उसके मालिक बन जाओगे। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप वो राइट ऑफ वे पीसफुली, आराम से, विदाउट एनी इंटरप्शन, उसको आप यूज कर रहे हो 20 साल के लिए, तो वो उसके आप ओनर, ओनर समझे जाएंगे। उस राइट ऑफ वे के पर्पस के हिसाब से आप उसके ओनर समझे जाएंगे। वो आपसे कोई राइट ले नहीं सकता। अगर कोई लेगा तो आपने सूट फाइल करना है उसके खिलाफ, आपको कोर्ट वो राइट वापस दिला देगी, ठीक है। अब वो सूट का टाइम पीरियड बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं। अब उस सूट का टाइम पीरियड इसमें क्या है? वो सूट का टाइम पीरियड है 2 साल का। अब थोड़ा सा मैं इसको और मजीद क्लियर कर दूं कि देखें, मैं एक राइट ऑफ वे यूज कर रहा हूँ, मुझे उसके मालिक, जिसकी जमीन से मैं वो यूज कर रहा हूँ, मुझे वो मालिक मकान वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उसने कोई इंटरप्शन नहीं की। मुझे उसने 20 साल में एक दफा भी नहीं कहा कि आप ये राइट इस्तेमाल नहीं करें, आप ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करें और यहाँ से नहीं जाए, यहाँ से नहीं आए। कोई इंटरप्शन नहीं है, आराम से 20 साल में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो राइट में एक्वायर कर लूंगा, ठीक है। अब वो मेरी एक्विजिशन में आ गया। अब 20 साल गुजरने के बाद जब वो मालिक मकान मुझे मना करेगा, तो मना जब करेगा, जिस दिन करेगा, उस दिन से लेके अगले 2 साल तक मेरे पास टाइम पीरियड है कि मैं उसके खिलाफ सूट फाइल करूं अक्यूजेशन का। ये था 26 सेक्शन, जो कि मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें बेसिकली सेक्शन 26 जो है, उसमें दो प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। अगर दो प्रॉपर्टी वो किसी प्राइवेट पर्सन की है, जिसमें हम यूज कर रहे हैं, जिसको यूज कर रहे हैं, तो वो उसमें पीसफुली हमने यूज करना है 20 साल तक। समझ रहे मेरी बात? अगर प्रॉपर्टी हम जो यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमने उसको 60 साल तक यूज करना है पीसफुली विदाउट एनी इंटरप्शन, तो जाके उस पे हमारा राइट अक्वायर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो कितने साल है? 20 साल है। 20 साल हमने उसको पीसफुली यूज करना है, उसके बाद हमारा वो राइट बन जाएगा। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो कितना होगा? वो 60 साल है। अब जैसे बाज दफा ऐसा होता है, जहाँ आपने देखा होगा कि कोई जो है, जो लोग जिनको एज ए एनक्रोचर करके वो निकाल देते हैं, या ज्यादातर ये रेलवेज के पास जो लोग अपनी घर बना के बैठे हुए होते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी पे, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे, वो सारी चीजें जो वहां से रास्ते निकाल के बैठे हुए होते हैं कि यहाँ से आना जाना है,
अगर तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई बंदा 60 साल तक वो यूज कर रहा है तो वो उसको अक्वायर कर सकता है, उसके बाद वो कोर्ट से क्लेम कर सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन शर्त क्या है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी उसको आपने 20 साल से नहीं बल्कि 60 साल यूज करना है। प्राइवेट पर्सन की जब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको जमीन की बात बताई, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ 20 साल की बात है, 20 साल। अब अब बात आ जाती है, एक और बात आपको समझा दूं कि इंटरप्शन बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से आपको इंटरप्ट करना चाहिए। अब उसके लिए देखें, इसमें दो इलस्ट्रेशन दी गई हैं, वो जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन ए ये कहती है कि अ सूट इज ब्रॉट इन 1911 फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट ऑफ वे। अब ये बेसिकली कहता है कि सर मैंने जो है 1911 में, ठीक है, फॉर सपोज एक बंदा है उसने 1911 में आके सूट फाइल किया, वो कहता है कि सर मुझे अब रोका जा रहा है कि आप ये प्रॉपर्टी मेरी जो है, ये जमीन से रास्ता जो निकल रहा है आप ये यूज नहीं कर सकते। हालांकि मैं ये रास्ता जो है ये पीसफुली और ओपनली इसको एंजॉय कर रहा हूँ उन 1890 से लेके 1890 से लेके 1910 तक जो है मैंने इसको पीसफुली आराम से यूज किया है। जो है किसी ने भी मुझे इंटरप्शन नहीं की, किसी ने एक दफा भी मुझे आके मना नहीं किया है कि आप इसको यूज ना करें। अब आके जब 20 साल खत्म हुए उसके बाद ये बंदा आके मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, तो इसमें क्या होगा, कोर्ट आपके फेवर में डिसाइड करेगी, और जो आपको रोकने से मना कर रहा है उसको कोर्ट जो है वो मना कर देगी। अब इसमें दूसरी इलस्ट्रेशन वही है कि अगर एक बंदा है वो यूज कर रहा है, ठीक है, अब उसको आपने मना कर दिया, वो कहता है कोर्ट में आके कहता है कि सर ये तो मुझे इसको तो 20 साल हो, 20 साल गुजर गए हैं, ठीक है, 20 साल गुजर गए हैं, और मैं 20 साल से यूज कर रहा हूँ, और अब ये मुझे क्यों रोक रहा है, अब तो मैंने ये राइट अक्वायर कर लिया। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि बंदा जिसने आपको मना किया है ना, वो कोर्ट में अगर ये चीज स्टेब्लिश करता है कि सर मैंने इन 20 सालों के अंदर अंदर इसको 2 दफा बीच में रोका था, एक जब इसने 5 से 6 साल यूज किया या 7 साल यूज किया, तब जाके मैं इसके पास गया, मैंने इसको रोका कि भाई आप इस तरीके से जो यूज कर रहे हैं आप ये ना करें, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक मसला ये आ गया। दूसरा कोई और ओकेशन बता दिया कि सर इस डेट पे भी मना किया था, लाजमी नहीं कि दो हो या तीन हो चार हो, एक दफा भी कर सकता है। अगर वो एक दफा उसने स्टेब्लिश कर दिया कि सर ये मेरा है, मैंने इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया है, ऐसा नहीं कि इसने पीसफुली यूज किया, मैंने इसको ऑब्स्ट्रक्शन की है या मना किया है मैंने इसको, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें आपका केस जो है डिसमिस हो जाएगा। उसमें आपका कहने का मकसद है कि आपका जो राइट ऑफ ईजमेंट का जो अक्यूजेशन का राइट है, आप जो उस राइट ऑफ वे के जो ओनर बनने वाले थे वो आप नहीं बने। तो ये था लिमिटेशन एक्ट, जो कि जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं वो सारी चीजें आपको कवर करवा दूं। आगे बाकी इसमें बाकी और जो है वो सेक्शन 28 भी इसमें रिपील हो गया। आगे जो है बीच में सेक्शन 29 आता है, जो कि सिंपल वो कहता है कि सेविंग क्लॉज है। वो सिंपल ये कहता है कि भाई अगर जितनी इसमें लिमिटेशन एक्ट में जो लिमिटेशंस बताई गई है किसी सूट के हवाले से, किसी सारी चीजों के हवाले से, अगर कोई स्पेशल स्टेच्यूट है, अगर कोई स्पेशल स्टेच्यूट अपनी लिमिटेशन दे रहा है किसी सूट की, किसी अपील की, किसी एप्लीकेशन की, तो वो प्रिवेल करेगी। मान लो एक अपील है जिसका टाइम पीरियड यहाँ पे कितना दिया गया है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील फाइल करनी है, लेकिन एक स्पेशल नेचर का सूट है, जो इंस्टीट्यूट है, स्पेशल नेचर का इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी अपील की लिमिटेशन खुद दे रहा है कि भाई आप जो फाइल करोगे इसमें अपील वो आप 15 दिन में करोगे, तो यहाँ पे प्रिवेल कौन करेगा। सेविंग क्लॉज ये कहता है कि यहाँ पे प्रिवेल करेगा आपका जो स्पेशल इंस्टीट्यूट है, जो उसकी लिमिटेशन है वो प्रिवेल करेगी, आपके पास 15 दिन होंगे। हाँ, लेकिन किसी कहीं पे डिस्क्राइब नहीं है, कहीं पे बताया नहीं गया, तो उसके बाद आप लिमिटेशन एक्ट में आओगे। तो ये सारे सेक्शंस आज के हमारे कवर हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी आगे आता है फर्स्ट स्केड्यूल आता है जिसमें सारे आर्टिकल्स हैं। तो ये आर्टिकल्स में समझने वाली ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ इसमें आपने अगर खोल के एक दफा खुद ही देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एक सूट लिखा हुआ है कि ये फलां सूट है, इसकी लिमिटेशन इतनी है,
और ये लिमिटेशन जो है टाइम पीरियड इसका कब स्टार्ट होगा। ये 3 चीजें इसमें लिखी हुई, समझने की कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप कि आपको लिमिटेशन एट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब टाइम भी हमारा अप हो रहा है, अगर कोई क्यूरी है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम जो है ना इसको एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सर एक क्वेश्चन था कि अगर जी जी। कोई सिविल कोर्ट से यानी रेमडी लेने के बाद नजरसानी उसकी रिव्यू करता है तो क्या अपील का टाइम रहेगा या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल रहेगा, मैंने आपको बताया था ना कि आप उसमें लीगल प्रोसीडिंग्स में जितना भी टाइम रहता है वो रहता है। नहीं, आ, अगर अगर अपील भी आपने करनी है, रिव्यू भी आपने करना है, तो फिर तो टाइम नहीं रुकेगा। नहीं सर, वही पार्टी जो जिसके खिलाफ आता है वो रिव्यू कर देते हैं, रिव्यू का फैसला आता है 3 महीने बाद, तो अपील हाँ का हाँ। होता है महीने का टाइम, तो क्या वो ठीक है। दूसरी अपील कर सकता है? नहीं। अब जब तक आप लीगल प्रोसीडिंग्स में हैं तब तक आपका टाइम पीरियड अपील का काउंट नहीं होगा। ठीक हो गया। ठीक है सर। अगर कोई दूसरे फॉरम में चला जाता है गलती से अपील के बाद, यानी किसी और कोर्ट में चला जाता है या टाइम वेस्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा इस इन दिस केस? उसमें भी उसमें सेक्शन 14 अप्लाई होगा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई बोनाफाइड मिस्टेक के साथ, ड्यू डेलिजेंस के साथ किसी और कोर्ट में अपील फाइल करता है या सूट फाइल करता है, ठीक है, बाद में उसको पता चलता है कि इस कोर्ट में तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो उसका जी। टाइम पीरियड दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा जहां जहां से उसने शुरू किया था। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। देखें, एक सूट फाइल करना है, फॉर सपोज आपने एक सूट फाइल करना है, सही है। अब आपके पास टाइम कितना बचा है भाई? आपका नाम क्या है? सर अनस अनस। जी। देखिए अनस भाई, आपने एक सूट फॉर सपोज फाइल करना है, जो है आपने एक सूट फाइल करना है। अभी आपके पास टाइम कितना बचा है? आपके पास टाइम बचा है 10 दिन का। ठीक है। जी। अब आपने क्या किया, आपने जाके सूट तो फाइल कर दिया। अभी आपके पास 10 दिन है, आपने विद इन 10 डेज आपने जाके सूट फाइल कर दिया। लेकिन इशू यहाँ पे क्या है? इशू ये कि आप बोनाफाइड मिस्टेक के साथ, आपकी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, आपने बोनाफाइड मिस्टेक के साथ, बदनीयती कोई भी नहीं थी, आप जाके किसी और कोर्ट में बैठ गए। कोर्ट को भी पता नहीं चला, केस चला, 2 साल चला, आपके 10 दिन तो वो पता नहीं कब गुजर गए। 2 साल बाद आपको कोर्ट ये कहती है कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप तो जो आपका जो अप्रोप्रिएट फोरम है उस पे जाए, आपकी तो यहाँ बनती नहीं है, ये तो फलां कोर्ट में बनती है। तो फिर क्या होगा? ये तो 2 साल तो आपके यहाँ वेस्ट हो गए ना, आपके 10 दिन तो वो निकल गए। तो बात यहाँ पे ये है कि आप जब जिस दिन आपसे आपको वो केस रिटर्न होगा, उस दिन से लेके अगले 10 दिन तक आपका वही पुराना जो टाइम बचा था ना, जिस दिन आपने जाके सूट फाइल किया था, उस टाइम तक आपके पास कितना टाइम बचा था? 10 दिन का। तो वहीं से आपका 10 दिन का टाइम दोबारा शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर, जजाकल्ला। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेलकम। ठीक है सर, आई थिंक काफी हो गया। और चले सर, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।